ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया। प्रधानमंत्री ने कहा 10 सालों में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। वहीं योगी ने कहा ध्वजारोहण एक नए युग का शुभारंभ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने मार्च निकाला। बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे नुकसान पहुंचाया तो बीजेपी की नींव हिला दूंगी। और नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बंद पड़ी चीनी मिलें फिर से शुरू करने का भी फैसला लिया गया। इधर इथियोपिया में 12,000 साल बाद फूटे ज्वालामुखी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अरब सागर से होते हुए भारतीय हवाई क्षेत्र तक ये राख पहुंच गई है और खतरे को देखते हुए कई उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया गया। और अब राजधानी दिल्ली से एक खबर की बात करते हैं, जहां खूंखार पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते की डरा देने वाली खबर सामने आई। पिटबुल ने प्रेमनगर में 6 साल के एक मासूम पर ऐसा हमला किया कि उसका कान शरीर से अलग हो गया। कई जगह गंभीर चोटें आईं। इस भयानक हमले के बाद पिटबुल के मालिक को गिरफ्तार किया गया। खतरनाक पिटबुल ने अचानक अटैक कर दिया। बच्चा कुछ समझ पाता, कुत्ता उस पर कूद पड़ा। कुत्ते ने मासूम पर ऐसे दांत गड़ाए कि उसे छुड़ाने में लोगों के पसीने छूट गए। तस्वीरों को देखिए। दोपहर 3:05 पर टोपी पहना बच्चा गली में खेल रहा था। बच्चे ने जैसे ही बॉल उठाई वैसे ही अचानक कुत्ता एक घर से बाहर निकला और बच्चे पर अटैक कर दिया। बच्चे ने तेज दौड़ लगाई, लेकिन वो कहां तक भागता। खतरनाक पिटबुल ने बच्चे को दबोच लिया और काफी देर तक काटता रहा। किसी तरह लोगों ने बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया। इस दौरान पिटबुल ने 6 साल के मासूम का एक कान चबा लिया। शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। बच्चे का इलाज जारी है। लेकिन ये पिटबुल का पहला हमला नहीं, ये पहले भी कई लोगों पर अटैक करता रहा है। ये उसी पिटबुल के हमले की एक और तस्वीर है। तस्वीर पुरानी है, लेकिन पिटबुल की हरकत वही है, जिसमें एक लड़की पर पिटबुल बेतहाशा हमला कर रहा है। पिटबुल की मालकिन उसे हटाने की कोशिश करती है। लड़की इधर उधर भागती है, लेकिन पिटबुल उसका पीछा नहीं छोड़ता। पिटबुल तो किसी भी कीमत पर उस लड़की को चबा डालना चाहता है। लड़की जमीन पर गिर गई, फिर भी पिटबुल ने उसे छोड़ा नहीं। वो तो भला हो कि पिटबुल की मालकिन ने तब उस पर काबू पा लिया और लड़की वहां से भाग गई, वरना तब भी पिटबुल न जाने लड़की को कितने जख्म देता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बेकाबू कार ने 10 लोगों को टक्कर मार दी। गुस्साई भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन ड्राइवर वहां से फरार हो गया। बेकाबू कार के कोहराम का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में 2 महिलाएं संकरी सी गली में पैदल आती दिखाई दी। तभी सफेद रंग की स्विफ्ट कार तेजी से आई और एक महिला को टक्कर मारकर आगे निकल गई। लोगों का आरोप है कि ड्राइवर ने सिर्फ इस महिला को नहीं बल्कि 8 से 10 लोगों को टक्कर मारी, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने जब कार ड्राइवर को दौड़ाया तो वो कार छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। यूपी के फिरोजाबाद से आई ये खबर हर किसी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना कितना भारी पड़ सकता है, चाहे अपने लिए या फिर किसी दूसरे के लिए। रॉन्ग साइड से आई बाइक की वजह से हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की जान चली गई। एक झटके में टुंडला सर्विस रोड पर तस्वीर बदल गई। रॉन्ग साइड कैसे कोहराम मचा सकती है, उसका ये जीता जागता प्रमाण है। अचानक तेज रफ्तार बाइक का रॉन्ग साइड वाले बाइकर से सामना हुआ। बाइक का पिछला हिस्सा दूसरी बाइक से टच हुआ और बाइक सवार कार के नीचे आ गया। बाइक सवार कार की अगले दोनों टायरों के नीचे आ गया और बाइक घसीटती चली गई। लेकिन रॉन्ग साइड बाइकर से ज्यादा बड़ा दानव तो कार ड्राइवर निकला, जिसने कार के नीचे फंसे युवक को बचाने के बजाय उस पर दोबारा कार चढ़ा दी और उसकी बाइक को टक्कर मारता हुआ भाग गया। पत्थर दिली देखिए, जिस बाइकर की वजह से बाइक सवार गिरा वो भी गिरने वाले को मरता छोड़कर भाग गया। ऐसे में सड़क पर चलिए तो पूरी सावधानी के साथ, ताकि जीवन सुरक्षित रहे। यूपी के हरदोई से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। वहां एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। पूरी घटना वहां पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हैदराबाद के शालीबंदा रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में भीषण आग लग गई और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई और 5 लोग घायल हैं।
स्टोर में लगी आग इतनी भयंकर थी कि इसकी चपेट में बाहर खड़ी एक सीएनजी कार भी आ गई। कार में जोरदार धमाका हुआ और इसके बाद हालात और बिगड़ गए। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, पास की 3-4 दुकानों के शटर उड़ गए। हैदराबाद के शालीबंदा रोड पर अफरा तफरी का माहौल था। आग को काबू करने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। जब ये घटना हुई उस वक्त दुकानें भी खुली हुई थी। जिस कार में धमाका हुआ उसमें भी 3 लोग मौजूद थे। इस हादसे में एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कुछ घायल लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई। विकास और रोजगार को प्राथमिकता मानते हुए बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिनसे साफ जाहिर है कि सरकार का पूरा जोर युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने, उद्योगों को गति देने पर है। बैठक के दौरान जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी उनके मुताबिक 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। बिहार को पूर्वी भारत के लिए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नई चीनी मिलें लगाने और बंद मिलों को शुरू करने की योजना। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित करने का निर्णय लिया गया और इसके लिए सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन करने पर जोर दिया। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। सीएम नीतीश ने साफ कहा कि हम जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं। इसी संदेश के साथ कैबिनेट की पहली बैठक में रूपरेखा पेश की गई। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की पहली बैठक से कुछ घंटे पहले बिहार की राजधानी पटना ट्रिपल मर्डर से थर्रा उठी। पटना को गोपालपुर बाइक सवार 2 बदमाशों ने वहां एक बुजुर्ग को गोली मार दी। बुजुर्ग को गोली लगने की खबर मिलते ही इलाके के लोगों ने हमलावरों को दौड़ा दिया। कुछ दूर जाने के बाद बाइक गिर गई, जिसके बाद भीड़ ने दोनों हमलावरों को पीट कर मार डाला। बुरी तरह जख्मी बुजुर्ग को लोग पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 65 साल के अशरफी सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और एक महंगी जमीन के मुद्दे पर कुछ लोगों के साथ उनका विवाद चल रहा था। पुलिस को शक है कि अशरफी सिंह की हत्या उसी जमीन के विवाद में की गई है। इस बीच राजधानी में ट्रिपल मर्डर का मुद्दा उठाते हुए आरजेडी ने नीतीश सरकार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। आरजेडी को जवाब देते हुए उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि बिहार में कानून का राज है। बिहार में कानून का राज, जिसको समझ कम आता है वो वही लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। कानून के राज में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। देखिए, एक तरफ आज जहां अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य के एक बयान से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सियासत गर्मा गई। दरअसल एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में राम भद्राचार्य ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की भारतीयता पर ही सवाल उठा दिया। तो भारतीय हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय बालक की भारतीय राजीव जी की बहू हैं, इसमें मैं सम्मान कर रहा हूँ, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। इधर राम भद्राचार्य के बयान पर पप्पू यादव बुरी तरह बिफर पड़े। राम भद्राचार्य कौन है हमको नहीं पता है। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से हो। और अंबेडकर हमारे पहले ही कह चुके हैं कि हम वसुधैव कुटुंब और हम सनातन वाले लोग। समाजवादी पार्टी ने राम भद्राचार्य को राजनीतिक टिप्पणियों से बचने की सलाह दी। धर्म गुरुओं को राजनीति पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप राजनीति पे टिप्पणी करते हैं तो कहीं न कहीं आप किसी पक्ष में खड़े नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। दिल्ली में दम घोटते प्रदूषण पर लगाम कसने के तमाम सरकारी इंतजामात अब तक नाकाफी ही साबित हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के पार है। प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नए कदम उठाने का ऐलान किया है। देखिए, दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी काम करेंगे, बाकी 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों और संस्थाओं को भी यही फॉर्मूला लागू करने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि दफ्तरों में कर्मचारी कम होंगे तो सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटेगी। हालांकि अस्पताल, फायर सर्विस, बिजली और पानी समेत इमरजेंसी सेवाओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा। तेलंगाना के वेमुलवाड़ा में बड़ा हादसा टल गया, जहां जिलाधिकारी और विधायक
सरकारी आवास के घटिया निर्माण का निरीक्षण करने गए थे और उसी दौरान उनके सामने ही एक फर्श नीचे धंस गया और विधायक समेत कई लोग उसमें गिर गए। मानो धरती ही फट गई हो। एक झटके में दर्जनों हादसे का शिकार होते होते बचे। पूरा वाकया नगरपालिका में निर्माणाधीन सरकारी आवासों के निरीक्षण के दौरान का है, जब जिलाधिकारी और विधायक पहुंचे थे। कलेक्टर गरिमा अग्रवाल घटिया निर्माण पर कुछ निर्देश दे रही थी, तभी घटिया निर्माण ने खुद ही ताजा प्रमाण दे दिया। फर्श की जगह बनाया गया स्लैब धंस गया। अपने ही सामने हादसे के बाद डीएम साहिबा ने जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुंबई पुणे हाईवे पर टोल प्लाजा के पास एक बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बाद ट्रक एक पिकअप वैन से जाकर टकराया और उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगी। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। पिकअप वैन पूरी तरह से खत्म हो गई और उसमें रखे हुए फल सड़क पर बिखर गए। हादसा मुंबई पुणे हाईवे पर खोपोली के पास हुआ। शुरुआत में ये तेज रफ्तार का कहर लग रहा था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को यह नोटिस भेजा है, जिसमें उनको 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए कहा गया है। राबड़ी देवी को दूसरा आवास आवंटित हुआ है। 39 हार्डिंग रोड पर यह दूसरा आवास जो उन्हें आवंटित किया गया है और मौजूदा आवास खाली करने का यह नोटिस भेजा गया है। देखिए, अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। मंदिर के तीनों मंजिलों का काम पूरा होने के बाद आज उसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। अब जब भी आप अपने परिवार के साथ राम मंदिर जाएंगे तो वो ध्वजा हमेशा आपको वहां दिखाई देगी। प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बटन घुमाने के बाद धीरे धीरे धर्म ध्वजा अपने शिखर की ओर बढ़ने लगी। मंत्रोच्चारण के साथ 161 फीट के शिखर तक पहुंचे उस ध्वज पर हर किसी की नजरें टिकी थी। ध्वजा के आखिरी छोर में पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने भावुक मन और कांपते हाथों से ईश्वर को प्रणाम किया। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे धर्म ध्वज पर भगवान राम के तेज और पराक्रम के प्रतीक सूर्य की छवि है। साथ में कोविदारा वृक्ष और ओम भी बना है। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर दर्शन किए। दोनों ने मिलकर राम दरबार में आरती भी की थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में सप्त मंदिर भी बनाया गया है, जिसमें वैदिक धर्म के संरक्षक सप्त ऋषियों की मूर्तियां रखी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि समेत सभी 7 महर्षियों के मंदिरों में पीएम मोदी पहुंचे थे। देखिए, मंदिर में उत्सव के साथ साथ अयोध्या की गलियों में भी आज लोग झूम रहे थे। दूर दूर से आए भक्तों के साथ साधु संतों में भी गजब का उत्साह था। राम मंदिर के प्रोग्राम से वापस निकलने पर सभी लोगों को खास प्रसाद मिला। थे सब लोग वहाँ पर, देखिए सबके हाथ में प्रसाद है और ये प्रसाद मिला है, प्रसादम मिला हुआ है और यहाँ पर आई कार्ड के जरिए आप लोग सब लोग, अच्छा लगा सब लोगों को एकदम। देखिए बिल्कुल आह्लादित हैं सब लोग। अयोध्या की गलियों में राम नाम की धूम थी। तो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। साधु तो ऐसे भी थे जो मोदी योगी की तारीफ करते नहीं थके। आएगा मोदी योगी बाबा हो नाना तो खूब करा था कामवा, अब विपक्ष वाले थे अगे छूटा था बस नवा। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद एक बार फिर अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया है। आज ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम एक संदेश भी दिया। 500 साल के संघर्ष का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता पर भी बात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने कभी राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों पर तंज किया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। पीएम ने अगले 10 साल के अंदर गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का लक्ष्य दिया। हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। त्रेता युग में राज्य, सत्ता, शौर्य और धर्म का प्रतीक माने जाने वाले कोविदार वृक्ष का जिक्र कर पीएम ने बड़ा संदेश दिया। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वजा को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज बताया। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन हुआ। आज दोनों ने राम मंदिर आंदोलन को याद किया। मुख्यमंत्री योगी ने 500 वर्षों के संघर्ष को नमन करते हुए इस ध्वजारोहण को नए युग का शुभारंभ बताया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को याद किया। इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। जय सिया राम। राम मंदिर प्रांगण में आज दर्शक दीर्घा की तरफ बड़ी संख्या में वो लोग थे जिन्होंने बरसों तक मंदिर की लड़ाई को जिया था। और अब एक हैरान कर देने वाली खबर, सिर्फ 150 ग्राम वाले अमूर फाल्कन पक्षी ने 6000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया है। यह दावा उसके गले में डाले गए सैटेलाइट टैग के आधार पर किया जा रहा है। भारत के मणिपुर से उड़े 3 अमूर फाल्कन केन्या पहुंच गए। एक अमूर फाल्कन ने 6000 किलोमीटर, तो दूसरे ने 5600 और तीसरे ने 5100 किलोमीटर के सफर को पूरा किया। अमूर फाल्कन छोटे बाज होते हैं, लेकिन ये लंबी दूरी तय करने के लिए, माफ कीजिएगा, 150 ग्राम होता है, लेकिन ये जो लंबी दूरी तय करते हैं ये उसी के लिए जाने जाते हैं। और खास बात यहां ये रही कि तीनों पक्षियों ने बिना रुके 3000 किलोमीटर के इस लंबे सफर को अरब सागर को पार किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये किसी भी पक्षी के लिए दुनिया की सबसे कठिन माइग्रेशन फ्लाइट है। अमूर फाल्कन हर साल कुछ समय के लिए पूर्वोत्तर भारत में रुकते हैं और यहाँ भरपूर खाना खाकर वो अपनी ताकत को जुटाते हैं और इसी ऊर्जा की बदौलत ये बाज लंबी और नॉन स्टॉप उड़ान भर पाने में सक्षम होते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 3 दिन पहले कुछ लोगों ने महिला से अवैध संबंध के शक में नरसिंह राजू नाम के इस युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। सामने आए वीडियो में कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। आरोपी युवक को घर से घसीटकर बाहर लाए और सड़क पर लाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि जब युवक की मां ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी बुरी तरह पीटा। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के दमोह के खंडेरी गांव में मामूली सी बात पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। सड़क पर लाठी डंडे चले, लात घूंसे बरसे, हर तरफ शोरगुल मचा था। हिंसक झड़प की तस्वीरें दमोहा के खंडेरी गांव की है। इस झगड़े की शुरुआत तब हुई जब गांव में रहने वाले वृंदावन दुबे के घर में उनके पड़ोसी की 3 गाय घुस गई। उन्होंने गाय को बाहर भगाया। इस पर पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इस झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के वृंदावन में थाने के बाहर गौ रक्षकों ने हंगामा कर दिया। यह हंगामा दक्ष चौधरी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया, जिन्हें पुलिस ने जबरन शराब के ठेके बंद कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से नाराज गोरक्षक थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और थाने के बाहर नारेबाजी करते रहे। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने भी थोड़ी सख्ती दिखाई और डंडे दिखाकर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया।
कुछ दिन पहले ही दक्ष चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जबरन शराब के ठेके को बंद करवा दिया था और जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एवं अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के एक आपत्तिजनक बयान पर विवाद हो गया है। ब्राह्मण समाज ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। आईएएस संतोष वर्मा के इसी बयान के बाद ब्राह्मण संगठन परशुराम सेवा संगठन ने वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गिरफ्तारी की मांग को लेकर भोपाल कमिश्नर के पास ज्ञापन देने पहुंच गए। ज्ञापन दिया है कि इसके विरुद्ध तत्काल आज की डेट में एफआईआर की जाए, गिरफ्तारी की जाए। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। बयान पर विवाद बढ़ा तो आईएएस संतोष वर्मा ने कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। मेरा ये कहना है कि अगर मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। क्या मां का दूध भी अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रह गया है? ये सवाल दरअसल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि दूध में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। दुनिया में पहली बार पटना के महावीर कैंसर संस्थान ने इस मुद्दे पर शोध किया है, जिसके नतीजे वाकई दुनिया के लिए चौंका देने वाले हैं। बिहार के 6 जिलों की 40 महिलाओं के दूध के सैंपल की जांच की गई। रिपोर्ट में सामने आया कि सभी महिलाओं के दूध में यूरेनियम मौजूद था। ये और भी ज्यादा खतरनाक तब हो गया जब ये पता चला कि बच्चों के खून में भी यूरेनियम की मात्रा है। 40 सैंपल में से कटिहार जिले में सबसे अधिक यूरेनियम की मात्रा मिली, जो 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई, जबकि सभी सैंपलों का औसत स्तर 4.035 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया। हालांकि डॉक्टरों का दावा है कि इतनी कम मात्रा शरीर को नुकसान नहीं करती। यह एक सिग्नल है जो हम लोगों को आगे क्या करना है। जो लेवल मिला है यूरेनियम का वो एकदम डेंजर लेवल से बहुत नीचे है। दरअसल यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों में किया जाता है। और अब एक बार फिर भगवान राम की नगरी अयोध्या से आई एबीपी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज जब राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहराया गया, उसके बाद अयोध्या का माहौल दिवाली से कम नहीं था। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम की नगरी सजी थी, वैसी ही सजावट, वैसा ही माहौल आज भी रहा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। संतों में खुशी की लहर ऐसी थी कि जहां वो मिलते वहीं उत्सव बन जाता। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी के निकले सवारी। अयोध्या नगरी में संतों के साथ स्थानीय लोग और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने आज के ऐतिहासिक दिन का आनंद लिया। आज विवाह पंचमी भी है, यानी वो तिथि जब भगवान राम और माता सीता की शादी हुई, और इसीलिए संपूर्ण राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद अयोध्या में आज बैंड बाजा भी बज रहा था। मध्य प्रदेश से आए बैंड ग्रुप ने राम नगरी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बैंड बाजा बजने लगा तो राम भक्त खुद को कैसे ही रोक पाते। बस कुछ सेकंड की देरी थी, हमारी आंखों के सामने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और आखिरकार वो क्षण करीब आ गया जब यहाँ पर इस बैंड पर थिरकते हुए राम के भक्त दिखाई दे रहे हैं। बैंड बाजे पर साधु संतों ने सुर भी छेड़े। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सुबह से लेकर दोपहर भर इसी तरह अयोध्या में उत्सव मनाया गया। अयोध्या में संत समाज मंदिर का काम पूरा होने पर बेहद खुश थे। संपूर्ण राम मंदिर बनने की खुशी में जगह जगह शंखनाद के साथ भगवान राम के नाम का उद्घोष भी हो रहा था।
संतों ने तो धर्म ध्वजा के फहराए जाने के बाद मान लिया कि भारत में हिंदू राष्ट्र आ गया। जब भगवा ध्वज लहरा गया पताका, इसमें तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। अयोध्या नगरी में इसकी खुशी में शंखनाद भी होता रहा। भगवान राम के साथ बजरंगबली के नाम की ध्वजा लेकर भी लोग आए थे। ओ लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंगबली का। भगवान हनुमान के जयकारे भी लगाए जा रहे थे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। अयोध्या नगरी का कोना कोना आज उत्सव में डूबा हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ आज राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के नेता मंदिर में हुए ध्वजारोहण को मार्केटिंग कह रहे थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता अजय राय ने कार्यक्रम को दिखावा कहा। मुझे लगता है केवल मार्केटिंग और केवल दिखावा करना, ये दिखावटी भक्त हैं। हम लोग तो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। हालांकि अजय राय को मौलाना शहाबुद्दीन का जवाब भी सुनना चाहिए। जामा मस्जिद का इमाम तो वहाँ झंडा नहीं लहरा सकता, वहाँ तो झंडा कोई हिंदू ही लहराएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झंडा लहराया है उससे ज्यादा और किसी का हक भी नहीं बनता है। भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर पीएम ने तंज किया तो आरजेडी एनडीए में शामिल मांझी का पुराना वर्जन गिराने लगी। और जितना मांझी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कई बातें कही थी, लेकिन उस पर तो उनका ध्यान नहीं जाता है, उनको सिर्फ दिखता है अलग। धर्म कर्म के कार्यक्रम में पीएम के बयानों के बाद आज राम मंदिर फिर से एक बार राजनीति का मुद्दा बना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल ही आप पूरे देश में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रयासों को हमने हरियाणा में आगे बढ़ाया है। चाहे 2021 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो या 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो या गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, हमने पूरे राज्य में पूरी धूमधाम के साथ उनको आपके दिशा निर्देश में मनाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को घेरा और मंच से चेतावनी दी कि अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाएगा तो वो पूरे भारत को हिलाकर रख देंगे। আমি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করেছি, তাহলে আমাকেও কবে বাংলাদেশি বলে দিত। घुसपैठ और एसआईआर पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग तटस्थ होकर काम करे, न कि बीजेपी आयोग बनकर। ममता बनर्जी ने घुसपैठ को लेकर सवाल किया। नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर का प्रबंधन केंद्र के पास है, एयरपोर्ट रेलवे सब उन्हीं की निगरानी में है, केंद्र सरकार कस्टम विभाग भी देखती है, फिर घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर बंगाल पर कब्जे की कोशिश होगी तो अगले चुनाव में बीजेपी गुजरात हार जाएगी। ममता बनर्जी ने बीएलओ की हो रही मौतों पर भी सवाल उठाया और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर से जुड़े 2 मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की। ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश का जिक्र करते हुए 2 मुद्दों पर विशेष जोर दिया और चिट्ठी में लिखा कि सीईओ ने डीईओ को निर्देश दिया है कि एसआईआर और चुनाव संबंधित कार्यों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्ति उनकी ना की जाए। वहीं दूसरा मुद्दा निजी आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र बनाने के कथित प्रस्ताव का है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इन निर्देशों पर आश्चर्य जताते हुए सवाल पूछा कि क्या ये मामले एक राजनीतिक दल की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया और पूछा कि एक ही काम को 1 साल के लिए बाहरी एजेंसी के 1000 लोगों से आखिर कराने की क्या जरूरत है, जबकि जिला कार्यालय में पहले से ही ऐसे कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम पेशेवर मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने न सिर्फ चिट्ठी लिखी बल्कि कोलकाता की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया।
जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी से ही सवाल कर लिया और बंगाल सहायता केंद्र में तैनात कर्मचारियों पर कहा, ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस कैडर है, तो उसके ऊपर कैसे चुनाव आयोग भरोसा करे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर प्रेशर डालने वालों से डेटा एंट्री कराने से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की चिट्ठी वाली पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग आपको जवाबदेह है और आप इनको राजीव सिन्हा ना समझें, जिसके हाथ अभी भी पंचायत चुनावों के खून से रंगे हुए हैं, जो उसने आपके गुर्गों के रूप में कार्य करते हुए आयोजित किए थे। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एसआईआर के दौरान हो रही बीएलओ की मौतों पर बीएलओ प्रोटेक्शन कमेटी के सदस्यों ने भी कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी तो एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीएलओ के नाम लेटर लिख दिया। अखिलेश यादव ने इस पत्र में लिखा, बीएलओ भाई बहनों को एसआईआर का इम्प्रैक्टिकल टारगेट दिया गया है। बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बीएलओ पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक बताया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ भी नहीं दिया। इन हालातों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो उनके घर वाले तक बीजेपी को वोट न दें। बीजेपी जाए तो शांति आए। अखिलेश यादव ने खुद को हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी भी बताया। यूपी से बंगाल तक एक के बाद एक बीएलओ की हो रही मौत पर चल रही सियासत के बीच दुखद खबर सूरत से आई। सूरत में भी एक बीएलओ की संदिग्ध मौत हो गई। 26 साल के रिंकल शिंगोडावाला सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेक्निकल असिस्टेंट और बीएलओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रही थी। रिंकल सूरत जिले के ओलपाट तालुका के मासमा गांव में परिवार के साथ रहती थी। रिंकल अपने घर के बाथरूम में बेहोश मिली और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यूपी के गोंडा से भी एक दुखद खबर आई। गोंडा में विपिन यादव नाम के बीएलओ की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तुरंत गोंडा के एक अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, फिर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उन्हें इलाज मिल गया। इथियोपिया में ज्वालामुखी की राख ने हवाई सेवा पर असर डाला है। राख की वजह से भारत ने कई उड़ानों को रद्द कर दिया, क्योंकि ज्वालामुखी की राख विमानों के लिए खतरनाक होती है। रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।